So, good evening, everyone. Hello. Is it audible, Abhishek ji? Yes. Your Yeah. voice is clear. Okay. So, let's start. Before starting, I would like to thank all of you for attending this webinar on a very interesting topic, getting listed on BSE startups, hosted by me and Mr. Abhishek Sharma. And please allow me to thank Mr. Abhishek Sharma, Director of Fastech FinSec, for assisting me in arranging this webinar also. And he will introduce himself, and also he will let you know about this model and about the current scenario of the market. And post that session, I will give you a summarized view of this model of the startup platform. And post that, there will be a Q&A session. If you have any questions, then you can ask us also. So it's over to you, Abhishek ji. You can start. Thank you so much, Sachin ji, for your warm words. Yeah. Good evening, everyone. I am Abhishek Sharma, investment banker, merchant banker. We are SEBI registered investment banker, and we are into SME IPOs, main board IPOs, and we used to get companies listed on capital market boards such as BSE and NSE. I thank everyone to take out your precious time and to attend this webinar, which could be fruitful for your company, for your clients, to get the company listed as well as access the capital market. Today our topic is getting listed on BSE startup. So मैं आप लोगों को स्टार्टअप के बारे में एज वेल एज BSE SME का प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवा सकते हैं उसके बारे में क्या क्या फायदे होते हैं उससे क्या क्या किस तरीके से आप अपनी कंपनी को नेक्स्ट स्टेज पर लेकर के जा सकते हैं एंड किस टाइप की कंपनी इस चीज के लिए एलिजिबल रहती है। BSE ने अपना जो SME का प्लेटफॉर्म है वो 2010 के अंदर में शुरू किया था। अगर हम पूरे वर्ल्ड मार्केट को देखें, समझने का कोशिश करें, तो जापान के मार्केट के अंदर में मदर्स करके स्टॉक एक्सचेंज है जो छोटी छोटी कंपनियों को प्रोत्साहन देती है, मोटिवेट करती है टू गेट देमसेल्फ लिस्टेड। उसी तरीके से सिंगापुर मार्केट में क्रिस्टल करके एक्सचेंज है। उसी तरीके से यूएस स्टॉक मार्केट में जैसे डाउ जोन्स, नैस्डैक है, उसी तरीके से वहां पे एसएमई के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। तो जब वर्ल्ड मार्केट को देखा उसी तरीके से इंडियन मार्केट ने भी ये चीज डिसाइड की, जो हमारे रेगुलेटर है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि भारत के भी बाजार के अंदर में सिर्फ लिस्टिंग होना, सिर्फ बड़ी कंपनियां ही बाजार के अंदर में पूंजी जुटा सके ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी कंपनियां जो काफी अच्छी तरीके से बिजनेस कर रही है, अच्छे कैश फ्लो होते हैं, बिजनेस के अंदर में अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग मार्जिन होते हैं, वो कंपनियों को भी कैपिटल मार्केट के अंदर में जगह मिलना चाहिए। क्योंकि हर कंपनी बैंक के अंदर में जाकर के लैंडिंग या फाइनेंसिंग के लिए अगर अप्रोच करती है तो सबको पैसा नहीं मिलता है, कभी कभार आपको इक्विटी के द्वारा भी पूंजी जुटानी पड़ती है। तो ये सब देख करके सेबी ने 2010 के अंदर में भारतीय बाजारों को मंजूरी दी कि अब इन बाजारों के अंदर में छोटी कंपनियां जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर की कंपनीज है, जिन्हें हम MSME कंपनी बोलते हैं, क्योंकि भारत के बाजार जो 130 करोड़ का देश है, यहाँ पे करीब 4-4.5 करोड़ SME है। तो यहाँ पे सिर्फ 5-6 हजार कंपनियां जो BSE और MSE के अंदर में लिस्टेड है, उससे तो बाजार को हम नहीं बता सकते हैं कि दिस इज व्हाट द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। इसलिए SME के प्लेटफॉर्म को इस तरीके से अप्रोच किया गया और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। 4.5 करोड़ कंपनियां जो SME मैंने आपको बताया, वो इस बाजार के अंदर में आ सकती है, पूंजी जुटा सकती है। 2010 से 2020 आज 10 साल हो चुके हुए SME सेगमेंट को, और इन 10 सालों के अंदर में SME सेगमेंट में काफी सारी कंपनियां लिस्ट हुई। करीब दोनों एक्सचेंजेस को मिला के देखे जाए 500 से 600 कंपनियां लिस्ट हुई, जिन्होंने 6 से 7 हजार करोड़ रुपए इस बाजार के अंदर में कैपिटल एक्सेस किया, अपनी कंपनियों को लिस्ट करवाया, अपनी कंपनियों को एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, एक मार्गदर्शन, अच्छा बोर्ड, अच्छा मेंटरिंग करके उन कंपनियों के, जब कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है तो म्यूचुअल फंड के अंदर में, फैमिली ट्रस्ट के अंदर में वो स्टॉक प्लेस होता है, और उससे प्रमोटर सिर्फ बैंकों के ऊपर में आधार नहीं रख सकते हैं पैसे के लिए। बैंकों के बारे में हमेशा एक चीज कही जाती है कि बैंक एक वो इंस्टीट्यूशन है जो आपको छाता तो देता है, लेकिन जिस दिन बरसात होती है उस दिन आपसे वो छाता ले लिया जाता है। तो हमेशा जब अनसर्टेनिटी होती है, जो शायद हमने अभी कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान भी देखा कि काफी सारी कंपनियां जिनके बिजनेस में बहुत बुरी मार पड़ी, उन्हें जब
डेट के थ्रू पैसा नहीं मिला, तब उस वक्त इक्विटी के थ्रू, प्राइवेट इक्विटी प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, राइट इशू, जैसे रिलायंस अपना 53,000 करोड़ रुपए का आईपीओ राइट इशू लेकर के आए, तो वो थ्रू इक्विटी मार्केट। तो जब भी बाजार के अंदर में जब नेगेटिविटी रहती है, जब आपको पूंजी एक्सेस नहीं हो पाती है बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उस वक्त आप इक्विटी मार्केट में थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पैसा जुटाया जा सकता है। आज 10 साल हो चुके हुए हैं बीएससी के एक्सचेंज के ऊपर में ऐसी एसएमई कंपनियों को लिस्ट हुए हुए। एक साल पहले ही बीएससी ने ये डिसीजन लिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, कि अब स्टार्टअप कंपनियां, क्योंकि भारत देश के अंदर में अगर हम पूरी दुनिया को देखा जाए तो जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऊपर में यूएस है। यूएस हम सब जानते हैं सिलिकॉन वैली के नाम से बहुत फेमस है, जहाँ पे वर्ल्ड को सबसे बड़े बड़े स्टार्टअप दिए गए, विच इंक्लूड्स फेसबुक, विच इंक्लूड्स टेस्ला, पैलेंटीर, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां दी गई। सेकंड नंबर के ऊपर में चाइना, चाइना ने काफी अच्छी अच्छी कंपनियां दुनिया को दी। उसी तरीके से थर्ड नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया ने पिछले 10 सालों के अंदर में करीब 50,000 स्टार्टअप दिए और हर साल 1800 से 2000 नई नई कंपनियां आ रही है स्टार्टअप के अंदर में, और कुछ नए यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ में, यूनिक सर्विसेज के साथ में ये स्टार्टअप अपने आप को कुछ बिल्ड करने के लिए, कुछ सर्व करने के लिए अपने आप को इन प्लेटफॉर्म के ऊपर में लेके आ रहे हैं। भारत के बाजार में ये चीज देखी कि अब इस दौर पे एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहां पे बीएस एक स्टार्टअप के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कोई भी बिजनेस को करने के लिए कि आप पूंजी कहाँ से लेकर के आएंगे। आज स्टार्टअप में सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है कि कोई भी जो यंग एंटरप्रेन्योर होता है, जो 18, 20, 22 साल का होता है, उस टाइम पे उसको कैपिटल की जरूरत होती है। आज किसी को भी अगर अगला फेसबुक बनाना है, जैसे हमेशा स्टार्टअप के बारे में एक चीज कही जाती है कि जो नेक्स्ट बिल गेट्स होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना रहा होगा, जो नेक्स्ट मार्क जकरबर्ग होगा वो फेसबुक नहीं बना रहा होगा, उसी तरीके से नेक्स्ट लैरी पेज होगा वो गूगल नहीं बना रहा होगा। तो बिजनेस में हमेशा ऐसे इवेंट्स होते हैं जो वापस कभी नहीं होते हैं, और हमेशा वो दूरदर्शिता, दैट एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर, उसके लिए हमें प्रोत्साहन एज वेल एज प्रोत्साहन सिर्फ बातों से नहीं, कैपिटल भी दिलानी जरूरी होती है, तभी जाकर के एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम बिल्ड हो सकता है। आज जैसे हम देखते हैं यूएस के अंदर में सिलिकॉन वैली इज वेरी फेमस, क्योंकि वहां पे एक्सेस ऑफ कैपिटल इज वेरी इजी। आज इंडिया में 4% का स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, तो लुकिंग एट द मार्केट साइज बहुत छोटा हिस्सा है। यहाँ पे काफी सारी कंपनियां आगे बढ़ सकती है, काफी नए नए मॉडल, अनएक्सपेक्टेड मॉडल्स के ऊपर में बिजनेसेस डेवलप किए जा सकते हैं, जो हमने देखे वर्ल्ड के अंदर में उबर बना तो इंडिया के अंदर में ओला बना। उसी तरीके से वर्ल्ड में जैसे जूम है, वैसे ही इंडिया के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी। तो स्टार्टअप इज मोर अबाउट आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी हम एक स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप का ये मतलब नहीं हो गया कि वो इट इज अटैच टू कंप्यूटर्स। कोई भी चीज, जिस चीज से आपका काम आसान हो, फास्ट हो एंड स्पीडी आउटपुट हो विथ एक्यूरेसी, दैट इज स्टार्टअप। हर चीज के अंदर में एक स्टार्टअप का एलिमेंट होता है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जैसे एक ब्रांड है सोच करके, जो साड़ी और सूट ये सब का बिजनेस करते हैं। अब नॉर्मल बिजनेस मॉडलिंग क्या होता है कि आपकी दुकान के अंदर में कोई आया, आपने उनको बहुत सारी साड़ी दिखाई, बहुत सारे सूट दिखाए, और पसंद आए तो दुकान खरीदने वाले ने 5-6 पीस ले लिए। सोच का बिजनेस मॉडल क्या है इंडिया के अंदर में कि आप उनके स्टोर के अंदर में जाइए, आपको वो एक आईपैड दे देंगे। वो आईपैड के अंदर में उनके जितने भी प्रोडक्ट्स है, कैटलॉग्स है, वो सारे के सारे वहां पे एनलिस्टेड होते हैं। कंज्यूमर को, कस्टमर को सिर्फ क्लिक करना है और स्लाइड करते रहना है, और जो चीज पसंद हो तो इमीडिएटली दे वुड डिलीवर। सो अगेन अ सिंपल बिजनेस मॉडल, बट दे हैव यूटिलाइज्ड द टेक्नोलॉजी। तो हर बिजनेस के अंदर में किस तरीके से टेक्नोलॉजी से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं, स्पीडी आउटपुट विथ बेटर रिजल्ट, ये चीज होती है स्टार्टअप। तो सबसे पहले हमें ये चीज दिमाग से निकाल देनी है कि स्टार्टअप का मतलब हो गया कि कोई टेक्नोलॉजी हाई फाई कंपनी
हाई टेक्नो प्रोडक्ट्स, नहीं ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी के अंदर में जहाँ पे जिस चीज से, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ऐसे ही जैसे बीएससी स्टार्टअप ने एक अपनी लिस्ट दे रखी हुई है कि इन इन कंपनियों के अंदर में अगर ये बिजनेस आते हैं तो वो स्टार्टअप के अंदर में फॉल होते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ स्टार्टअप? एज आई हैव सेड कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ एस्पिरेशंस। यहाँ पे काफी जब बहुत बड़ा ब्रेन है, जो ब्रेन हम जानते हैं कि काफी अच्छा ब्रेन जो है वो इंडिया से बाहर चला जाता है। एंड इन सब चीजों को, इस ब्रेन को रिटेन करने के लिए और अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स बिल्टअप करने के लिए ऑब्वियसली हमें इस ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये सारी कंपनियों को आगे मोटिवेट कर सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि नेक्स्ट गूगल इंडिया से हो, नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से हो, नेक्स्ट जूम का प्रोडक्ट इंडिया से हो। तो दिस इज व्हाट अबाउट बीएससी स्टार्टअप। बीएससी जो इस प्लेटफॉर्म को इतना सपोर्ट करते हैं, उनका प्रेजेंस इंडियन मार्केट में पिछले 150 साल से है। हमेशा जो भी एंटरप्रेन्योर जो अपने आप को लिस्ट करना चाहते हैं, वो हमेशा बीएससी के थ्रू अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट करके थ्रू कैपिटल मार्केट एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्टअप के अंदर में जब आप आते हैं तो उसके काफी सारे फायदे होते हैं। जैसे सबसे पहले बड़ा फायदा रहता है कि आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एक लिस्टेड कंपनी है, तो लोग आपको जानते हैं। आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, bscindia.com, nscindia.com पे अवेलेबल होते हैं, जिससे आपकी एक क्रेडेंशियल, एक ट्रस्ट बना रहता है आपकी कंपनी के ऊपर में, जिसके ऊपर में लोग आपको भरोसा कर सकते हैं। सेकंड चीज, जब आपकी बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आपका जो फाइनेंशियल्स है वो अवेलेबल रहता है, तो इट इज इजी टू टेक डिसीजन फॉर एन इन्वेस्टर। कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकता है, क्योंकि आप एक एक्सचेंज के ऊपर में लिस्टेड है। काफी सारी कंपनियों में हमने ये देखा है कि उस कंपनी में जब कंपनी जब छोटी होती है, जब कोई लोग पैसे डालते हैं, जो निवेशक होते हैं, जब कंपनी लिस्ट होती है, तब वो निवेशक वहां से एग्जिट ले सकते हैं। आज तक बिजनेस में हर एंटरप्रेन्योर को ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है कि बिजनेस से तो पैसा कमाया ही जाता है, लेकिन उसके अलावा भी इक्विटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए और बिजनेस को एक नए आवाम पे लेके जाने के लिए बहुत काम आता है। आपने देखा होगा काफी सारी कंपनियां मर्जर्स करती हैं, एक्विजिशंस करती हैं, उसमें कैश कंपोनेंट जो होता है वो बहुत कम होता है। तो नॉर्मली जो लिस्टेड कंपनी होती है वो किसी भी एक्विजिशन को करती है, किसी भी कंपनी का एक्विजिशन या मर्जर होता है तो वो अपने शेयर्स देती है, विच इज वेरी वेल नोन एज शेयर स्वैप। तो उस तरीके से आप अपनी कंपनी का एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कंपनियां अच्छी लग रही है और आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो आप वो कंपनियों को एक्वायर कर सकते हैं। उसी तरीके से जब कंपनी पे कोई तकलीफ आती है, जब आपको एक हार्ड कैपिटल की जरूरत होती है, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, उस टाइम पे इक्विटी इज द मोड जहां से आप फंड को रेज कर सकते हैं। कितने ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है कि जो एम्प्लॉय एट्रिशन रेट होता है, जो आपका एम्प्लॉय होता है वो ज्यादा दिन आपके साथ में नहीं रहता है, 4 महीने। जैसे आईटी कंपनी के अंदर में ये चीज हमने काफी देखी हुई है कि 6 महीने 8 महीने के अंदर में एम्प्लॉय चला जाता है आपके साथ में। तो उस वक्त अगर आप अपने एम्प्लॉयज को एक ईएसओपी देते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम देते हैं, जो आपके साथ 4 साल 5 साल जुड़े रहना चाहते हैं, तो उन्हें आप ईएसओपी के शेयर दे सकते हैं, तो वो आपके साथ में लंबी अवधि तक जुड़े रहते हैं। एक काफी बेहतरीन एग्जांपल है लार्सन एंड टुब्रो, भारत के बाजारों में एक कंपनी लिस्टेड है। जब 2000 के साल के अंदर में जब रिलायंस इस कंपनी के ऊपर में होस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था, तब उस टाइम पे उस कंपनी के सारे एम्प्लॉय ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग मिल करके हम लोग इस कंपनी को सपोर्ट करें और जितना भी स्टॉक है हम लोग एक अपना ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में वो सारा का सारा स्टॉक रख दें, जिससे हमारे पास में मेजोरिटी राइट्स हो और कोई भी बाहर का आदमी, बिकॉज L&T लार्सन एंड टुब्रो इज अ प्रोफेशनल ड्रिवन कंपनी, तो कोई भी हमें एक्वायर करने की कोशिश नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत बेमिसाल उदाहरण है एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी का, कि बुरे वक्त के अंदर में आपके साथ आपके एम्प्लॉयज तब खड़े रहते हैं जब वो आपकी इक्विटी के शेयर धारक होते हैं। वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक लंबी अवधि, एक लॉन्ग विजन लेकर के आपके साथ में चलते हैं।
इक्विटी मार्केट के अंदर में एक आपको पेशेंस रखना पड़ता है कोई भी एंटरप्रेन्योर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब जैसे हमारे पास में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है टेस्ला का, जो यूएस मार्केट के अंदर में लिस्ट हुए थे, यूएस मार्केट से कब आज उनकी वैल्यूएशन $15 बिलियन हो गई। अगेन, ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल्स के ऊपर नहीं चलते हैं स्टार्टअप्स, वो हमेशा अनट्राइड और नए पाथ, नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां से एक नई दिशा और एक नया प्लेटफॉर्म कंपनी के लिए एक नेक्स्ट स्टेज तैयार रहता है, जिसके अंदर में इक्विटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम बीएससी स्टार्टअप की बात करें तो यहाँ पे कोई भी कंपनी लिस्ट हो सकती है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर उनका 1 करोड़ का कैपिटल हो और अगर वो डीआईपीपी के अंदर में रजिस्टर्ड हो या एमएसएमई के अंदर में रजिस्टर्ड हो, तो वो बीएससी स्टार्टअप के ऊपर में रजिस्टर हो सकती है और कैपिटल एक्सेस किया जा सकता है। दिस इज व्हाट द फंडामेंटल आइडिया अबाउट बीएससी स्टार्टअप्स। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने कहा, 1 साल के अंदर में अभी 3 कंपनियां लिस्ट हुई है और पिछले 10 साल के अंदर में एसएमई सेगमेंट के अंदर में 500 से 600 कंपनियां लिस्ट हुई है। तो यहाँ पे जितने भी वो प्रमोटर्स जो एक सोच लेकर के बैठे हुए हैं, कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं। एक्सचेंजेस हमेशा आपके सपोर्ट के अंदर में रहते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को, आपके खुद के बिजनेस को, जब आपको जरूरत लगती है कि एक प्रोफेशनल एक्यूमेन की रिक्वायरमेंट होती है, तब एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर हम हमेशा आपके साथ में खड़े रहते हैं और आपकी कंपनियों को लिस्ट करवा सकते हैं। और एक लंबी अवधि का नजरिया आपका रहता है, तो आपकी कंपनी को सब यहाँ से आगे लेके जा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट बीएससी स्टार्टअप। Thank you, Abhishek ji. Hello. थैंक यू सचिन जी। It was an insightful information given by you on this platform. Thank you so much. So we shall proceed. डेफिनेटली। Yeah. Okay. Wait. So now we will cover the 5 things which we have given on the in a message which we have sent to you. That the 5 things are the overview of startups in India, what is BSE startup platform, its benefits, its eligibility, and its process. So on a broader sense, Abhishek ji has given you an oversight of this model and its benefits also. So I will give you a summary and won't go into much as Abhishek ji has gone already. So we will start with the overview of the startup ecosystem in India. As you can see, India is the 3rd largest startup ecosystem in the world. So and holding 4.10% of the total population as compared to 64.7% as held by US and 13.8% as held by China. So we can see that we are far away from US and China. We have to be better in this scenario, in this economic world. Wait. Now, in 2018, India has about 50,000 startups, amongst which 9,300 startups are tech startups. And then in the next year, 2018, 1,300 new tech startups were born, which imply that 2 to 3 startups a day is forming in our country. The growth rate of the startup is 15% as compared to 11%. It has increased significantly. Now the government of India, even in this scenario, is expecting an annual growth rate of 12 to 15%. And it is amazing that the number of women entrepreneurs has significantly increased to 14% from 10 to 11% the previous 2 years. And these startups are offering 40,000 jobs over the years. And amongst all the cities, the Bangalore has been listed with the world's 20 leading startup cities in the 2019 Startup Genome Project ranking, and is also one of the world's 5 fastest growing startup cities. So Bangalore is the best city, as we all know. Bangalore is the IT city also, as we all know. Now, what is BSE startup platform? Abhishek ji has very well explained to you all, but I will just give you a explanatory note that it is a platform given to an entrepreneur in an unorganized sector to go into an organized or regulated sector, so that he can raise funds, he can be regulated, he can be, so there should be some transparency with the investors who are investing into this company. So
this platform will be regulated by the BSE, so it will provide some credibility, some visibility to all the stakeholders in the company. Now, what are the benefits for getting listed? So, as we can see, though, first one is it is the easier way for raising the funds, because previously in the SME segment we need to have some capital requirement for going to be listed, for going to live in the market. So now there is no such requirement. So it is the easier way for raising the funds. Post issue, the company will have a greater credibility and visibility in the market. Suppose if you have a listed company, the opposite vendor or the corresponding vendor will give more interest in you, because he knows that it is the listed one. So there are chances the person believes that if the company listed, the compliance was there, so more credibility is there. Third one, it is the cost effective way for the growth of these startups, and for the existing shareholders in these startups, it will create a liquidity for them. Also, post issue, the IPO proceeds can be used as capital for business operations. It means it is a it can be used as working capital also. Then if the company's employees knows the share price of the company, it will increase the morale of the employees who will stay in the company. So they will try to be in the company, so that they will be entitled to get ESOPs in the company. So these are the benefits for getting listed in the stock market. Then the next part, eligibility criteria for getting listed. So there are two to three criteria: basic, specific, and others. So in basic, there are two requirements only. The first one is there should be a company, and the company should be incorporated under Companies Act 2013. And the startup companies should be in the following sector, like IT, drones, holographic technology, genetic engineering, big data, e-commerce, high-tech defense. In short, we can say that the business should have an IT element in it. If there is no IT element, we cannot go live with the business model on this platform. We can go into the SME segment as elaborated by Mr. Abhishek ji. So we can go into that. But if a business has e-commerce also, even the traders, if he is doing e-commerce, then also he is eligible for this IPO. So we can go into it. Next one, specific requirements. So the company should be registered as a startup with MSME or DIPB. And if not, then the minimum paid up capital requirement is 1 crore. So whether you have to get registered with MSME or DIPB, or else you need to have a minimum paid up capital of 1 crore. Then post issue, the paid up capital should not exceed 25 crores. Suppose if you have a paid up capital of 3 crores, then you can raise funds up to 22 crores of face value. And fourth one, the company should be in existence for a minimum period of 2 years on the date of filing of DRHP with the BSE, DRHP, draft red herring prospectus. So before filing, the company should be in existence for 2 years. And the positive net worth. So it is the best advantage given to these startups, because before that there was you can say there was two segments, main board and SME. For getting listed into the SME segment, the company need to have a tangible net worth of 1.5 crores. But now there is no such requirement. If your company has a net worth of even 1 lakh, the positive net worth of 1 lakh, then you are also eligible to get listed on this platform. So just positive net worth is required. These are the 5 financial requirements required by this platform. The second one, disclosures. So the company need to certify and need to give a certificate to the BSE, to the exchange, that the company has not been referred to NCLT under IBC 2016, either by himself or either by the creditors or borrowers. The second one, no winding up petition against the company has been accepted by NCLT, and there are no debarred promoters or directors in the company. These 3 things, the company has to give a certificate to the BSE before going for listing. Then others. These are the basic. These are also basic requirements. We can say that the first one is the company need to have its own website. Suppose like Ola. So Ola has its own website. So because without website, it cannot be considered that the company has an IT element, because that's why the exchange only said that the company should have its own website for this startup model. Then for post listing, the company need to facilitate trading in demat securities and entered into an agreement with both the depositories. The depositories are NSDL and CDSL.
So the company need to get the company need to facilitate the trading platform to all the stakeholders. Then there should not be change in promoters of the company in preceding 1 year from the filing of application with BSE for listing. So before filing, within 1 year, there should not be change in the promoters. That we should need to keep in mind. Then the process of listing. So there is a 7-step model. First one, the selection of merchant banker. First, we need to appoint a merchant banker. We have to have a word to word with them. So he will be a lead manager to the issue also. Then we have to focus on the restructuring of capital and valuation of our company. Then the next step is the preparation of offer documents for IPO. Then so we have to prepare the DRHP. Also, we need to get the audited accounts for the last 90 days. For the latest 90 days financials, we need to require to submit to BSE. Then we need to get due diligence of our company. Then we need to formulate a marketing strategy for the issue we are offering to the public. Then there should be effective communication of the corporate and its equity strength to the public for getting listed. Then only we can go live with our IPO. Then the IPO will be launched, and after allotment, it will get listed on the exchange. So it is a 7-step model. It is the process of listing for getting listed on this SME startup platform. As of now, only 5 companies have got listed on this platform. So it is an emerging area we can focus upon. It is a great initiative taken by BSE, so that we have to venture into it. We have to think upon it. We have to assist our clients also. And even if the person is only a client, then he also has to think upon it and take decision upon it. So thank you. I hope you have learned something about this model and have an insight about this model. So if you have any query, please raise your hands, and so we will answer your questions also. Anybody can raise your hand if you have any query. Tanish Sharma. If anyone is having questions or any observation about this model, they can ask the questions, whether about their clients or about their businesses. We would love to answer. Tanish, you have raised your hands, so I am unmuting you. Hello. 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 Yes, Abhishek, say. Yes, good evening, Abhishek. Good evening, sir. Sir, whether NSE or BSE, what is better? What is a better platform, BSE or NSE, for listing, or both are same, or have any disadvantages or advantages? See, sir, I would love to answer this question. First thing, both the exchanges are, we can say, the regulators. So Reliance also trades on NSE as well as on BSE. So as there's no difference between the exchanges. If a company, I'll give you an example, the Jet Airways was not able to perform the company. So if you see NSE as well as BSE, on both the exchanges, the share crashed. If we see Reliance, so Reliance share performed, the company performed really very well. So the share performed on both the exchanges. Exchange are simply the trading platform. They provide you the platform where you can get your company listed. Ultimately, it's all about your company. If your company is going to perform really very well, the mutual fund investors, family trust, the QIBs, they are going to identify you even if you are in somewhere corner of the world. So ultimately, exchange plays no role. It's about the companies. So as such, there is no difference. You had a very good question. Thank you. Thank you, sir. Ketan ji. Next, Ketan ji. Please unmute yourself and ask a question. Hello, this side Ketan here. Yes. Good evening, Ketan ji. Good evening, Ketan ji. Good evening. So my question is, I think I've sent in chat as well. Yes. If there are PE investors or angel investors in a startup which are being held from a foreign entity, will we require any specific approval from RBI or some other regulators to get listed on this platform?
So what will be the position of this foreign PE investors during this IPO? So if in case, say for example, I wanted to get my company listed. So obviously, investor in form of venture fund or seed capital or private equity has invested. So the approval, if the investment amount it exceeds the foreign direct investment, then obviously the RBI approval would has to be taken. Otherwise, as from the point of view of exchange to get listed, as such there are no requirement. Yeah, if they wanted to take exit, say for example, Ola wants to take exit, some investor want to take exit, or we have seen in fact in New York Stock Exchange, I guess there's some distraction going on. Yes, now it's fine. So say for example, Uber got listed on New York Stock Exchange. So SoftBank wanted to take exit. So in the same way, if someone wants some private equity or venture fund has to take exit, then it has a no issue. And as far as getting listed and the approval of private equity or venture funds, so it has no importance. They can get very well listed on platforms. Yeah, perfect. Thanks. Thank you. Arvind ji. Yeah. Hello, sir. Sir, I have a doubt with respect to the lot size of an investment. Unlike normal stock exchange, so where 15,000 is the minimum maximum lot size for a retail investor, what would be the lot size for this BSE startup, sir? So the lot size for BSE SME segment as well as startup segment, it is of minimum 1 lakh rupees. So if anyone wants to buy the shares or sell the shares, it has to be into the lot size. Again, we have to understand this point. The companies on BSE SME platform as well as startup, why this lot size of 1 lakh rupees? This is only for first 2 years. The moment a company migrates from SME to main board or a startup to a main board, then this criteria gets waived off and company continues to trade in odd lot method. So even someone wants to buy 1 share or 2 shares, that is the reason. If you would go to BSE website, you would see 500 company got listed. Out of them, roughly 100 company got migrated to main board. So the moment a company migrate to main board, this criteria gets waived off and company starts trading on even in odd lots. That is 1 share, 2 shares. So the minimum size is 1 lakh rupees. That also eligible for startup. If a company, Sorry, Ketan ji. Hello. if a company moves from normal SME or startup platform to a normal company, just like the companies listed on BSE, so all the other compliance should be same. Yeah, that would be. Yeah. So again, the basic idea behind the exchange thought process, that why you need to put a SME company into SME segment, is for 2 years the company would become well equipped with the compliances. The company would become well equipped with the procedural aspects. So there are some relaxations given to SME. So if a main board company has to file the documents every quarterly, the SME company has to file every half yearly. So these are kind of relaxations the moment a company migrate to main board. So as in compliances which is applicable to a main board company, the same should be applicable to an SME company. Got it. Thanks. Both remain same. Both remain. Thank you. Thank you. I think no one has left, so we can conclude the session. Also, if anyone has any query, we are launching a Google form. So if you have any query, you can post the query. We will answer you as soon as possible. And I hope you all have learned something. You have enjoyed a lot the session. Also, before concluding the session, I would like to thank Mr. Abhishek ji for sparing his time and joining this webinar and answering all the questions and answers of the attendees. Thank you, Abhishek ji. Thank you. So if anyone thank you, Sachin ji. Thank you so much. Thank you everyone to join. Yes.
So we are ending this meeting. If any queries, just post on the Google form we are raising today. So we will answer you as soon as possible. Thank you, everyone. Thank you, sir, for the session. Thank you. Thank you.